नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लहसुन जब 70 से 90 दिन की अवस्था में रहता है उस समय लहसुन में दो खतरनाक बीमारी आती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोनों बीमारियों की वजह से लहसुन का उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। आपको पहले इन बीमारियों को समझना है, उसके बाद हम वीडियो में आगे इसके उपचार के बारे में बात करेंगे। पहली बीमारी डाउनी मिल्ड्यू और दूसरी बीमारी है स्टिफिलियम ब्लाइट। अगर हम डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो इसको किसान भाई आमतौर पर काली मस्सी के नाम से जानते हैं। लहसुन में पीलापन को समझने के दो तरीके होते हैं। आमतौर पर हमको पहले लहसुन में यह जानना ज़रूरी है कि पीलापन ठंड की वजह से आया है या कोई और फफूंदीजनक रोग है, क्योंकि लहसुन की पत्तियों की जो आप देख सकते हैं ये नोक है, ये नोक काफ़ी नाजुक रहती है और अभी जो धुंध और ठंड गिर रही है उसकी वजह से नोक जलने की समस्या काफ़ी आती है। आप देख सकते हैं ये जो समस्या है ये नोक जलने की है और ये धीरे धीरे अगर ये पिलासपन नीचे साइड जा रहा है तो ये डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है। आपको ये पहले समझना होगा कि आपके प्लॉट के अंदर कौन सी समस्या मेजर है। तो हम जो इस प्लॉट में खड़े हैं इसमें डाउनी मिल्ड्यू की थोड़ी समस्या दिख रही है। अगर नोक सूखी हुई है और उससे नीचे पीलापन बढ़ रहा है तो वह डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण हैं। लहसुन में डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण एकदम नहीं आते हैं, आपको यह मौसम में अचानक बदलाव के कारण देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यह नोक जो आपके पीलापन और कालापन दिख रहा है यह डाउनी मिल्ड्यू काली मस्सी है। आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये पौधा की पत्ती हमने तोड़ के रखी हुई है। ये जो नोक धीरे धीरे सूखती सूखती नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम है जो धीरे धीरे ऊपर से नोक सूखती सूखती पूरा पत्ता धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसको किसान भाई काली मस्सी के नाम से भी जानते हैं। इसका समय रहते अगर इलाज नहीं किया गया तो यह आपके उत्पादन को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। आपकी फसल में आ जाए तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए अच्छे मॉलिक्यूल वाले फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि बीमारी आ जाने के बाद में हल्के मॉलिक्यूल के साथ जाना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है और समय कम रहता है। इससे आपको अच्छे मॉलिक्यूल वाले फंगीसाइड का ही स्प्रे करना है। आपको कंटेंट नाम और ब्रांड नाम सजेस्ट करूँगा। पहले हम सिस्टमेटिक फंगीसाइड की बात करेंगे। उसमें आपको सिस्टमेटिक फंगीसाइड की बात करें तो मैं आपको कंटेंट नाम सजेस्ट करता हूं, क्योंकि कंपनी के नाम से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, पर पहले कंटेंट आपको बता देता हूं। उसके अंदर डाइमेथामॉर्फ 50% WP फॉर्म में आता है। आपको साथ साथ में ब्रांड नेम भी बता देता हूं ताकि आपको मार्केट में ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो। डाइमेथामॉर्फ BSF के एग्रोवेट के नाम से भी आता है, कोरोमंडल के ओडिन के नाम से आता है और PI के लिब्रा के नाम से आता है और टाटा के डाइठाप के नाम से आता है। इसकी अगर हम डोज़ की बात करें तो मैं डोज़ आपको यहाँ पे जो पानी का आप पंप लेते हैं या फिर टैंक लेते हैं उसके पानी के ऊपर डोज़ बता रहा हूँ, जिसका 1.5 ग्राम पर लीटर आपको यूज़ करना है। अगर आपको 20 ml का पंप 20 लीटर का पंप है तो आपको 20 लीटर के अंदर 30 ग्राम दवाई का यूज़ करना है। मेथोमोर के साथ में एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड के मौसम के कारण वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, फफूंदीजनक रोग और पैथोजन रहते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए वो बहुत सारे पैथोजन क्या रहते हैं कि जो आपकी पत्तियाँ रहती है, आप पत्तियाँ देख सकते हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। अगर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यहाँ लेयर बना लेगा तो जो भी पैथोजन है और फफूंदीजनक बैक्टीरिया है वो पत्ते पर लगेंगे नहीं और यहाँ पे फंगस को फैलने नहीं देंगे। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का यूज़ करना है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड की बात करें तो मैं कॉन्टैक्ट फंगीसाइड में आपको दो कंटेंट के नाम बताऊंगा। पहला बताऊंगा मेटीराम, जो कि आपको BSF कंपनी के पॉलीराम के अंदर देखने को मिलेगा, और दूसरा प्रोडक्ट है M45 काफ़ी कंपनियों का आता है जिसके अंदर मैंकोजेब आता है। आप इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट डाल सकते हैं। अगर पॉलीराम के डोज की बात करें तो इसका डोज लगभग 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर और
अगर आप M45 की डोज की बात करें तो 2 ग्राम पर लीटर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और दूसरी मेजर बीमारी जो है उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको, यह स्टेफिलियम ब्लाइट है। हालांकि यह इस अवस्था में नहीं दिखती है, पर इसी अवस्था के बाद में जो अवस्था शुरू होती है, अभी काली मस्सी का प्रकोप, डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस अवस्था के बाद में आपको स्टेफिलियम ब्लाइट का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और डाउनी मिल्ड्यू के कारण आपकी फसल काफ़ी प्रभावित होती है। तो अगर मान लो एक बार फसल प्रभावित हो गई है तो केवल फंगीसाइड डालने से काम नहीं चलता है, उसके साथ में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी उपयोग करना पड़ता है और एमिनो एसिड का भी उपयोग करना पड़ता है। तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या यूज़ करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंटेंट की बात करें तो जिसके अंदर जिंक, बोरान, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम आदि ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको एक साथ किसी कंपनी के माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर दिखते हैं, तो वो वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको यूज़ करना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट का डोज आपको मैं बीघे के हिसाब से बताता हूँ। 200 ग्राम पर बीघा के हिसाब से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज़ करना है। साथ में यहाँ पर थ्रिप्स का भी मेजर अटैक रहता है, तो थ्रिप्स बहुत कम मात्रा में दिख रही है, तो आप यहाँ पे फिप्रोनिल एसिड फॉर्मुलेशन का यूज़ कीजिए, जो बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट आते हैं। उसके लिए आपको 150 ml बीघा का डोज रखना है। और साथ में आपको चिपको, जो आपको स्टिकर आते हैं सिलिकॉन बेस्ड, उसका उपयोग करना है ताकि जो दवाई है वो अच्छे से पौधे के ऊपर फैल पाए। उसके लिए आपको चिपको का डोज भी बता देता हूँ, 30 ml पर बीघा के हिसाब से आपको डोज रखना है। और साथ में हम बात करें कि पौधा स्ट्रेस में है, क्योंकि इस अवस्था में होता है कि अगर जब फंगस का अटैक होता है तो पौधे की जो पत्तियाँ रहती है वो धीरे धीरे जलने लग जाती है, और जलती है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो कम होने लगता है। पत्तियाँ नीचे की तरफ झुकने लगती है और उसको भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की भी ज़रूरत रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर एमिनो एसिड के साथ जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिजेंटा का कॉन्टिस, सिजेंटा का इसाबियोन और आता है फेंटेक प्लस। इसके अलावा भी आपको जिसके प्रोडक्ट में कोई स्पेशली एक प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको किसी एमिनो एसिड के बारे में पता हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एमिनो एसिड की डोज़ की बात करें हम, तो उसका डोज़ आपको 150 ml बीघा के हिसाब से रखना है। तो ये जो भी मैंने जानकारी बताई है आपको, ये कैसी लगी। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप इतनी प्रकार की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे किसान भाई 2 टंकी के अंदर ही पूरा बीघा के अंदर स्प्रे कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर पानी की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति करना है। कम से कम आपको 100 लीटर बीघे के हिसाब से पानी उपयोग करना चाहिए, तो ही आपको दवाई का अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दवाई को अगर आप मान लीजिए 100 लीटर पानी ले रहे हैं एक बीघे में, तो दवाई मैंने जो बताई है आपको उस हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दवाई पानी बढ़ा रही है तो दवाई नहीं बढ़ा रहे, दवाई नहीं बढ़ाओगे तो आपको रिज़ल्ट काफ़ी हद तक अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों, लास्ट में बने रहने तक के लिए।